समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत हम समकालीन विश्व में सुरक्षा, और आज हमारा टॉपिक है भारत में सुरक्षा की रणनीतियाँ। चूँकि ये अंतिम, इसका शीर्षक अंतिम टॉपिक है इस पाठ का। भारत में सुरक्षा की क्या क्या रणनीतियाँ बनी हैं। भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ा है। पारंपरिक मतलब सैन्य खतरे, और अपारंपरिक जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण है, आतंकवाद है, या अन्य कुछ ऐसे खतरे हैं जो पूरे विश्व को जिनका सामना करना पड़ रहा है, महामारियां हैं, इन सब का भारत ने सामना किया है। भारत के तो कई राज्य नक्सलवादी और आतंकवादी गतिविधियों में इतने लिप्त हो गए थे कि इन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो गया था हम लोगों को। आज हम इसी के अंतर्गत देखेंगे। भारत को पारंपरिक यानी सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे और सीमा के बाहर से भी, यानी सीमा के अंदर भी थे ये खतरे और सीमा के बाहर भी। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं। अगर हम अपनी सुरक्षा नीति के घटकों की बात करें तो इसके 4 बड़े घटक हैं, और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों में हेर फेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। 4 घटक हैं हमारी सुरक्षा नीति के, और अलग अलग वक्तों पर या अलग अलग समय पर इन्हीं 4 घटकों के हेर फेर से हमने अपने देश की सुरक्षा की रणनीति को बनाया है। सुरक्षा रणनीति का पहला घटक रहा है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, यानी भारत की सुरक्षा के 4 मजबूत घटक हैं। इनमें पहला घटक है सैन्य सुरक्षा को मजबूत करना या सैन्य क्षमता को मजबूत करना। सैन्य क्षमता को मजबूत करना पहला घटक हो गया, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश, भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, देशों से हमले होते रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार हमला किया है। 4 टाइम हमला पाकिस्तान। पहला हमला पाकिस्तान ने किया था भारत पर, पड़ोसी देशों में सबसे पहले पाकिस्तान ने हमला किया था। हमला किया, 4 हमला किए। एक तो 1947-48 में हुआ था। ये हुआ था पाकिस्तान ने कश्मीर क्षेत्र पर अपने यहाँ से काबाइली भेजे थे, जो कि वहाँ की एक बर्बर और खूंखार जाति थी। कश्मीर को हड़पने के लिए उसने सबसे पहले काबाइलियों के द्वारा हमला करवाया था। तो पहला हमला ये हुआ था जिसको भारतीय सेना ने विफल कर दिया था। अब तक के सारे हमले भारतीय सेना ने पाकिस्तान के विफल ही किए हैं। पाकिस्तान ने 4 बार हमले किए, 4 बार में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। हमेशा पाकिस्तान पराजित ही रहा है। 1965 में इसके बाद हमला पाकिस्तान ने अगला किया था सन 1965 में, 1965 में और 1971 में और 1999 में। 1971 और 1999 ये काबाइलियों का हमला था। 1947 और 48 में, 1965 में उसने फिर हमला किया था, और 1971 के हमले के बाद ही भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था। ये यहाँ पर ये टूट गया था। और 1999 में पाकिस्तान के द्वारा कारगिल, भारत की कश्मीर क्षेत्र में जो कारगिल की पहाड़ियाँ हैं, टाइगर हिल से कारगिल की जो पहाड़ियाँ थी, इन पर घुसपैठिए के रूप में उसने अपनी सेना समर्थित लोगों को भेजा था, जिनको भारत ने ऑपरेशन विजय चला करके नेस्तो नाबूद कर दिया था, और विजय का परचम कारगिल और टाइगर हिल्स पर फहरा दिया था। इस हमले में भारतीय सेना के द्वारा भारत की अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई एक तोप थी जिसका नाम था बोफोर्स तोप, इसका इस्तेमाल किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, कारगिल हमले को भारत ने ऑपरेशन विजय चला करके निस्तो नाबूद किया था, समाप्त किया था। इसमें बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया गया था, और यह पाकिस्तान का हमला था जो कि 1999 में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों या आतंकवादियों के द्वारा किया गया था। इसमें सेना के जवान भी उसमें सम्मिलित थे। दूसरा भारत का पड़ोसी देश है चीन। चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया था। तो अब तक भारत पर कुल मिलाकर के पड़ोसी देशों से 5 बार हमले हो चुके हैं। ये पारंपरिक
सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में जो भारत स्थित है, इसके आसपास जो भी देश हैं वो सभी परमाणु हथियारों से लैस हैं। जब सभी देश, उसके पड़ोसी देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, तो भारत को भी परमाणु हथियार, क्योंकि जैसा हथियार होता है उसी से हम मुकाबला कर पाते हैं, तो हमारे पास भी परमाणु हथियारों का होना आवश्यक है। इसलिए भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण को उचित ठहराया था भारत सरकार ने। इससे पहले भारत में पोखरण में 1974 में पहला परमाणु विस्फोट या पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत के द्वारा सन 1974 में पहली बार परमाणु हथियार बना लिए गए थे, जबकि भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। पहला पोखरण जो कि भारत के राजस्थान में एक ऐसा स्थान है जहां जन शून्य पाया जाता है, जनसंख्या नहीं है, जिसलिए वहां परमाणु हथियार के प्रयोग से होने वाले विभिन्न प्रकार की गैसों के निष्कासन या हानियों का या कोई दुष्प्रभाव लोगों पर ना पड़े, इसलिए पाकिस्तान के, भारत के में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान को चुना गया है। यहां अगली बात हम करते हैं, भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना, यह दूसरा घटक था। दूसरे घटक के अंतर्गत था अपनी सुरक्षा या अपने सुरक्षा के हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना, यह था इसका दूसरा घटक। अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। ये दूसरा घटक है। इसके लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशिया की एकता यानी एशिया महाद्वीप में हम निवास करते, तो जवाहरलाल नेहरू ने एशिया की एकता पर बल दिया और उपनिवेशीकरण यानी कि डिसकोलोनाइजेशन का मतलब है उपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की थी। यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें किसकी, एशिया की एकता के लिए उपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत करेंगे। यानी कि उपनिवेशीकरण का मतलब है कोई देश हम पर आकर के हमें उपनिवेश ना बना ले, अपने अधीन ना कर ले, इसका उन्होंने विरोध किया था। और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की भी उन्होंने हिमायत की थी, तरफदारी ली थी कि शस्त्रों को कम किया जाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था अंतर्राष्ट्रीय जो भी संघर्ष हैं इन पर सबसे अंतिम निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ का ही होना चाहिए। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने के लिए पहलकदमी की, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार की हथियारों जैसे कि परमाणु हथियार होते हैं, जैविक या रासायनिक हथियार से संबद्ध बराबर के अधिकार और दायित्व हों। यानी जिन परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार और जैविक हथियार हैं, इनसे सभी को संबद्धता हो, ऐसी परमाणुओं की अप्रसार की संधि हो। मतलब या तो सबके पास ना हो या फिर सबके पास हो, ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, भारत की जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई। भारत ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कैसी और नई आर्थिक व्यवस्था होना चाहिए भारत दुनिया में।
सबसे बड़ी बात है कि दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग उसने गुट निरपेक्षता के रूप में विश्व शांति के तीसरा विकल्प सामने रखा। मतलब भारत ने यह कहा था कि दो खेमों की राजनीति हो रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका की और सोवियत संघ की। इस राजनीति से अलग होकर के हमें गुट निरपेक्षता की राजनीति अपनाना है। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, ऐसा भारत का विचार था। भारत सन 1960 भारत उन 160 देशों में शामिल है, 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो कहाँ है? क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए क्योटो में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 160 देश सम्मिलित हुए थे, और इस सम्मेलन में भारत ने वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए थे क्योटो प्रोटोकॉल में, और भारत इसका पालन भी कर रहा है। ये कौन सी सुरक्षा है? अपारंपरिक सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा में परमाणु हथियार आ गए और जाकर के पाकिस्तान और चीन के हमले आ गए, ये सब चीज़ें आ गई पारंपरिक में। अपारंपरिक में क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है, इसमें भारत ने ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए। सहयोग मूलक सुरक्षा की पहलकदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशन में भेजी। जब भी संयुक्त राष्ट्र कहीं सेना भेजता है शांति बहाली के लिए, भारत भी उसमें अपनी सेना सम्मिलित कर देता है। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने को तैयारी, यानी तीसरा घटक है अंदरूनी सुरक्षा से निपटने की तैयारी। अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी। अंदरूनी सुरक्षा जैसे भारत में नक्सलवाद है, आतंकवादी हमले हैं या अन्य किसी प्रकार की हिंसा, धार्मिक हिंसा है, इन पर भी भारत ने काबू पाने के लिए व्यवस्था की है। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी है। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलग करने की कोशिश की। यानी बहुत सारे उग्रवादी समूह हैं जो नागालैंड में, मिजोरम में और पंजाब और कश्मीर में हमेशा हमले करते रहते हैं और ऐसे भड़काव करते हैं वहाँ पर कि ये राज्य भारत से अलग हो जाएं। नागालैंड के उग्रवादी चाहते हैं कि नागालैंड भारत से अलग हो जाए, मिजोरम के उग्रवादी चाहते हैं मिजोरम भारत से अलग हो जाए, कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए, और पंजाब के लोगों को भी अलग करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। जो उग्रवादी समूह ये अलगाव की नीति का पालन करते हैं। समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। यह व्यवस्था विभिन्न समुदाय और जन समूहों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है। आखिर में एक बात यह भी है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा ना हो। आखिरी प्रयास जो था कि भारत के लोगों को गरीबी से और आर्थिक असमानताओं से निजात मिले। आर्थिक असमानता का मतलब होता है एक ओर तो बहुत धनी व्यक्ति होते हैं और दूसरी ओर एकदम निर्धन व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाता है। इसको आर्थिक असमानता कहते हैं। तो भारत ने गरीबी और आर्थिक असमानताओं को भी समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा ना हो, ऐसे प्रयास भारत ने किए हैं। ये प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हुए। हमारा देश अब भी गरीब है और असमानताएं मौजूद हैं। बहुत से प्रयास किए भारत ने लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। हमारा देश आज भी गरीब है और बहुत सारी आर्थिक असमानताएं भी हमारे देश में मौजूद हैं। फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसे अवसर उपलब्ध हैं कि गरीबी और वंचित नागरिक अपनी आवाज़ उठा सके। वंचित का मतलब होता है जिन नागरिकों को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती सरकार की या शासन द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं वो प्राप्त नहीं हो पाती, उन्हें वंचित समूह कहा जाता है। तो नागरिक अपनी आवाज़ उठा सके जो वंचित हैं। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर ऐसा दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को, जो भी लोकतांत्रिक नीति से सरकारें बनाई जाती हैं, चुनाव के द्वारा जो सरकारें बनाई जाती हैं, इन सरकारों के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी बनाएं। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है, लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि ये केवल
राजनीतिक आदर्श हो, ये लोगों को ज़्यादा सुविधाएं या सुरक्षा मुहैया कराने का भी साधन है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता और असफलताओं के बारे में आप एक बार एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। यह किताब स्वतंत्र उत्तर भारत की राजनीति पर केंद्रित है, यानी अगला जो पुस्तक है राजनीति की, इस पर यह केंद्रित है। यहाँ हम देखेंगे कुछ बॉक्स दिए गए हैं इसमें। परंपरागत सुरक्षा, अपरंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च की तुलना करें, यह आपको स्वयं करने के लिए दिया गया है। आओ मिलजुल कर करें, इसको आपको स्वयं देखना है। बस इसी के साथ राजनीति का ये अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय के लिए हम प्रतीक्षा करें, कल के वीडियो में हम आपको अगला अध्याय लेकर आएंगे। आशा करते हैं विद्यार्थी इस वीडियो से और इस अध्याय का अध्ययन करके अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। नमस्कार।